नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतुड़ी। आप देख रहे हैं एचएन 24/7। बात करेंगे कामों को लेकर, किस तरीके से सरकार की जो योजना है वो काम कर रही है, किस तरह धरातल वो उतरे हुए हैं, किस तरीके से आगे की योजनाएं हैं, रणनीतियां हैं। इन्हीं सब चीज़ों के मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कपकोट से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुरेश गड़िया जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपके सर एचएन में। धन्यवाद रतोड़ी जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, शुरुआत यहीं से करेंगे। आप विधायक वहाँ से हैं, कपकोट से, और कुमाऊं का एक जिले के अंतर्गत ये पड़ता है बागेश्वर। किस तरीके से जब आप आए थे तो क्या चुनौतियां रहीं? पार्टी ने आपको विश्वास में लेते हुए टिकट दिया, आप जीते वहाँ पर, जो आपने वादे किए कितने पूरे हुए? क्या आगे की आपकी रणनीति है वहाँ पर? किस तरह से योजनाओं का आप धरातल पर उतारते हुए काम कर रहे हैं? रतोड़ी जी, कपकोट विधानसभा बहुत दुर्गम की विधानसभा है। पूरे उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल में, तो जहाँ बागेश्वर मुख्यालय से शुरुआत होती है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इधर सेराघाट एक जो स्थान है, तो राउत सेरा बांस पठान कमस्यार का जो क्षेत्र है वो वहाँ से जुड़ा हुआ है। आगे आगे आप जाएंगे तो चकोड़ी का क्षेत्र है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से लगा है, और उसके आगे आगे जाएंगे आप नाचनी, थल नाचनी, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एकदम बॉर्डर है, ऊपर तेजम से लगा हुआ क्षेत्र है। तो वो ऊपर अगर आप जाएंगे चमोली गढ़वाल से लगा है, यहाँ देवाल से लगा है। तो बहुत दूरस्थ की विधानसभा होने के साथ साथ जो वहाँ पर कष्ट थे, तो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ पर जो मोबाइल टावर है, जो बिजली है, जो पानी है, जो स्वरोजगार है, बहुत सारी चुनौतियाँ कपकोट विधानसभा के अंदर आती है। क्योंकि कपकोट विधानसभा अगर आप देखेंगे तो डिजास्टर के क्षेत्र में आपदा ग्रसित विधानसभा भी है। अगर आप जैसे कपकोट मुख्यालय से 2-5 किलोमीटर आगे को जाएंगे तो एक तरीके से जगह जगह लैंडस्लाइड और अलग अलग ग्लेशियर होने के कारण से बहुत बड़ी आबादी हमारी पिंडर की दूसरी तरफ भी रहती है। तो चारों तरफ से आप देखेंगे, एक तरफ दुग नागुरी की पट्टी है, दूसरी तरफ आप कांडा कमस्यार का क्षेत्र है, तीसरी तरफ लाहौर घाटी है, चौथे तरफ आप देखेंगे तो कनलगढ़ घाटी का क्षेत्र है, पांचवें तरफ अगर आप देखेंगे तल्ला दानपुर का क्षेत्र है, बिचला दानपुर का क्षेत्र है, मल्ला दानपुर का क्षेत्र है। बहुत बड़ी भौगोलिक संरचना के साथ भी हमने जो वायदे जनता से किए थे कि हम अपने क्षेत्र के अंदर शिक्षा की व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगातार कोशिश करेंगे, तो उस दिशा में हमने बहुत सारे स्कूलों का निर्माण भी कराया है। और प्राइमरी स्कूलों को शिक्षक देने के साथ भवन देने का भी काम किया है, शौचालयों को ठीक करने का काम किया है, बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन बनता है उसकी व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया है। वैसे ही आप जूनियर हाई स्कूल की बात करूं, इंटर की बात करूं, डिग्री कॉलेज की बात करूं, पॉलिटेक्निक की बात करूं, ITI की बात करूं, तो बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे विधानसभा के अंदर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कारण से लगातार कपकोट विधानसभा सुदूरवर्ती विधानसभा होने के साथ आगे बढ़ रही है। और जहां बहुत सारे गांव में बिजली नहीं थी, आज विद्युतीकरण करा दिया गया है। मैं इसलिए भी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर आप देखेंगे कि मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती एक हमारी विधानसभा के अंदर थे। तो कम से कम 72 टावर हमने अभी अप्रूव किए हैं, जिसमें से 54 टावर बन भी गए हैं। बहुत जल्दी और भी स्थानों पर हम चिन्हितीकरण करने के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जहां स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने अपने कपकोट विधानसभा में अलग अलग जहां बहुत एएनएमओ की कमी थी, नर्सेज की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, हॉस्पिटल के रखरखाव में बहुत सारी बिल्डिंगों की को ठीक करने में एक बड़ी चुनौती थी। खाद्यान्न व्यवस्थित करने के लिए जगह जगह जो खाद्यान्न भंडार गोदाम बनाए गए उनको ठीक करने का काम था। सड़क कनेक्टिविटी की बात करूँ, इतनी बड़ी भौगोलिक स्थिति होने के साथ हमने चाहे PMGSY की बात करूँ, PWD की बात करूँ या NH की बात करूँ, बहुत सारी सड़कों का निर्माण भी किया है। आगे के दिनों में हमारी कोशिश है कि हम और भी तेज गति से कपकोट विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। और हमने संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में
हमारी कपकोट विधानसभा अग्रणी विधानसभा में शुमार हो सके। जो वहाँ की चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों को हमारी विधानसभा की देवतुल्य जनता के कारण से, वहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, वहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से आज कपकोट विधानसभा लगातार विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए आयाम को छूने के लिए आतुर है। तो आगे के दिनों में जो काम अभी रुके हैं उन कामों को गति देने के साथ उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा जल जीवन मिशन से गांव-गांव तक, घर-घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और जहां मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा में अलग अलग दिशाओं में अगर आप देखेंगे तो बहुत दुर्गम स्थानों पर हमारे यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी की भी सोच है और हम सब लोगों की सोच है कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक सुशासन को लाना है। हर व्यक्ति तक जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका लाभ देना है। तो इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी देवतुल्य जनता का बहुत आभार अभिनंदन करना चाहता हूं और आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है। जिस तरीके से सरकार अपना योजना गिनाती है और कई चीज़ें योजना जो गिनाती है वो धरातल पर उतरते हुए दिखते भी हैं, जिस पर काम भी हो रहा है, लेकिन वहीं जो विपक्षी पार्टी हैं वो कहती हैं भैया सुशासन नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उनकी कथनी और करने में अंतर है। महिला अपराध बढ़ रहे हैं। जो रोजगार की बात की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जो है 5-5 लाख आएंगे, वो नहीं आए क्योंकि 11 साल का उनका आरोप है कि 11 साल का सरकार जैसे मना रही कि मोदी जी को 11 साल हो गए हैं सत्ता में रहते हो प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन इन सब चीज़ों पर कोई धरातल काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकार के अंतर्गत राज्य की हम बात करें तो जो पुष्कर सिंह धामी है वो कहीं न कहीं उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये तो खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके जो खुद जो मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं या विधायक हैं वो लगातार खनन जो अवैध खनन उसको पकड़ रहे हैं। खुद वो अपना मीडिया में जाके बताते हैं भैया यहाँ तो खनन हो रहा, लेकिन ना तो पुलिस व्यवस्था ढंग की है, ना पुलिस व्यवस्था जो है जो काम कर रहे हैं ढंग से। मतलब इन सब जो आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से इस चीज़ को, क्या विपक्षी पार्टी इस चीज़ को मुद्दा बना रही है या कहीं, या आपको लगता है कि इस चीज़ को लेकर कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी बातें करती है सेवा सुशासन की, महिला अपराध को रोकने की, महिला सशक्तिकरण को, कुछ भेद नज़र आता है सर आपको? आपने जो बात करी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसको किया है। अगर देश के अंदर अगर आप के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 370 हटाने की बात अगर कही थी तो आज आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराने के साथ साथ आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम श्रीनगर तक ट्रेन पहुंचाएंगे। तो चिनाब नदी में विश्व का सबसे बड़ा पुल बनाने के साथ जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और जम्मू कश्मीर के जो अभी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी उस बात का जिक्र किया कि कभी अंग्रेज़ों ने भी सोचा था कि हम श्रीनगर तक ट्रेन में जाएंगे, पर वो सपने थे। पर अगर हमारे क्योंकि प्रदेश के बहुत सारे लोग, हर परिवार एक सैनिक के बाहुल्य प्रदेश होने के कारण से बहुत सारे सेना के अंदर भी उत्साह है कि आज जहां हम गाड़ियों से जाते थे, जहां हम हवाई जहाज़ के माध्यम से जाते थे, आज हम जो है ट्रेन से जो है श्रीनगर तक पहुंच रहे हैं। तो ये आपको देखना चाहिए। और आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, पर आरोप को साबित करने के लिए दावे करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप जिस तरीके की बातों को पूछ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड प्रदेश के अंदर खनन में आप देखेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ जो राजस्व बढ़ा है। तो राजस्व की अगर बढ़ोतरी हुई है तो फिर चोरी कहाँ पर हो रही है? अगर चोरी कहीं हो रही है तो उन पर पेनाल्टियाँ भी उतनी ज़्यादा लग रही हैं। तो इसलिए एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि दुगने तिगुने से भी ज़्यादा राजस्व उत्तराखंड का बढ़ा है। और जहाँ
उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पर जो है बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। अगर वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो और कितना ही बड़ा सिस्टम का आदमी हो, अगर जहां भ्रष्टाचार करते हुए अगर कोई मिलता है तो आपको टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं और आपको एसआईटी के माध्यम से भी आप अपनी बात कर सकते हैं, विजिलेंस के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, अन्य बहुत सारे सोर्सेज आज के डेट में उत्तराखंड प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किए हैं, ताकि आप कहीं पर भी अगर किसी की भी बात पर अगर आपको दिखाई देता है कहीं भ्रष्टाचार होते हुए, तो आपकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी और आपके बातों पर जो है तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा हरिद्वार के अंदर तत्कालीन डीएम को ही सस्पेंड करने का काम और एक अन्य आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी को और बहुत सारे कर्मचारियों को भी सस्पेंड करने के साथ ही एक बड़ी कार्रवाई के साथ जो है पूरे देश के अंदर नज़ीर साबित की है। तो इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष का काम झूठ लगाने का है और बेबुनियाद आरोप लगाने का है, तो इसलिए उनके पास कोई तथ्य नहीं है आज के डेट में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और पूरे प्रदेश में आज पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार विकास के मॉडल को पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर रही है, चाहे खेलों के माध्यम से आपने देखा है कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश लगातार खेलों में भी आगे बढ़ा है और उत्तराखंड प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू करके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा प्रदेश सभी प्रदेशों के लिए एक नज़ीर साबित हो और उस दिशा में लगातार काम हो रहा है। जहां जिस विधानसभा से मैं आता हूं वो विधानसभा आप सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी भौगोलिक क्षेत्र होने के साथ भी हम विकास के पायदाने में बहुत आगे हैं और जो वादे हमने जनता से किए थे वो वादों को पूरा करने के साथ सुशासन और हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। आज आप देखिए हर क्षेत्र के अंदर जहां लखपति दीदी के माध्यम से स्वरोजगार देने का काम किया है, वहीं आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर आज प्रधानमंत्री आवास भी अगर मिल रहे हैं तो हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज मातृशक्ति के साथ साथ हमारा प्रदेश भी लगातार नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है। यही सब चीज़ों का सर एक चीज़ एक और है कि राजनीति जिस तरह मैं बात करूँ अब, तो हरीश रावत जी लगातार चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया में आकर अपना ये बयान भी देते हैं कि बीजेपी ये बताए कि कब मैंने ये घोषणा की थी मुख्यमंत्री रहते हुए कि मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, कब मैंने घोषणा की थी कि मैंने जुम्मे की नमाज की छुट्टी की है, इसका जो शासनादेश है वो दिखाए मतलब। और उन्होंने बाकायदा इसका पूरा प्रूफ है सबके पास कि उन्होंने बल्कि लिखा भी है कि मैंने तो पूर्व में मैंने बोला था कि मैं इतने लाख रुपए या इतना पैसा दूंगा, जो का दिखा देगा। उन्होंने दोबारा ये चीज़ बयान किया है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं हरीश रावत को से डरती है। सरकार को लगता है कि 2027 में जिस तरीके से सरकार में अभी काम हो रहे हैं, चाहे 2022 से लेकर हम देखें तो 8 साल हो चुके हैं धार्मिक जी को लेकर, लेकिन जिस तरह से खनन हो रहा है, ओवर रेटिंग है अवैध शराब को लेकर, जिस तरीके से यात्रा का जो कुप्रबंधन है चारधाम का, इन सब चीज़ों में सरकार फेल है। इसलिए सरकार जो है अपने सोशल मीडिया के जरिए अपना एक हथियार निकाल देती है कि हरीश रावत ने तो ये बोला था। मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं सारे आरोप बेबुनियाद है, कहीं पर भी कोई ऐसा मामला नहीं है। अभी अभी मैंने आपको आपके चैनल पर ही बताया है, अगर आपको कहीं गलत होता हुआ अगर दिख रहा है तो आपको टोल फ्री नंबर भी दिए हैं और आपको विजिलेंस का नंबर भी दिया है और सारी चीज़ें एक तरीके से आज के समय में अवेलेबल करा रखी है। तो जहां आप हरीश रावत जी की बात कर रहे हैं तो हरीश रावत जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनको कांग्रेस के लोग ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे स्थिति में तो वही बता पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो इसलिए कांग्रेस ही दुविधाजनक स्थिति में
पड़ी है कि जहां हरीश राव जी दौरे करते हैं तो दूसरी तरफ आप देखते हैं तो उनके दूसरे नेता अलग दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो आप चीज़ें मेरे से जानकारी ले रहे हैं, अगर आप उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय हरीश राव जी से पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो सही चीज़ बता पाएंगे कि वो कांग्रेस में उनकी स्थिति क्या है और कैसी है। थैंक यू। इसी चीज पे आता हूँ सर, मैं लास्ट सवाल रुको ना, लेट हो गए, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज कर दें, क्लोज कर दें। तो ये थे हमारे साथ कपकोट से विधायक सुरेश गड़िया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है किस तरीके से जो उनकी विकास योजना वो संचालित की जा रही है कपकोट विधानसभा में, और जो आगामी उनकी योजना है उसको लेकर उन्होंने पूरा तरीके से विस्तृत जानकारी दी है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ अमित रतुरी, एजेंट 24/7।